आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोताओं, सुबह कार्यक्रम की शुरुआत के लिए कुछ विशेष जानकारियां हम ढूंढ रहे थे तो दो पंक्तियों पर नज़र पड़ी ट्विटर पर टहलते हुए। जी हाँ, ये दो पंक्तियां गोपाल दास नीरज की थी जिनकी कल पुण्यतिथि थी और ये पंक्तियां हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। न सिर्फ ये पंक्तियां बल्कि हमने पूरी कविता ढूंढी और उस कविता का बेहतरीन हिस्सा हम आपको आज सुनाएंगे। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जब हाथ से टूटे न अपनी हथकड़ी, तब मांग लो ताकत स्वयं जंजीर से। जिस दम न थमती हो नयन सावन झड़ी, उस दम हंसी ले लो किसी तस्वीर से। जब गीत गाना गुनगुनाना जुर्म हो, जब गीत गाना गुनगुनाना जुर्म हो, तब गीत गाना गुनगुनाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। मुस्कुराइए कि मुस्कुराने से दर्द कम होता है। मुस्कुराइए कि मुस्कुराहट संक्रामक है। अगर संक्रमण फैलाना ही है ना, तो कोविड का क्यों, मुस्कुराहट का फैलाइए ना। मुस्कुराहट का सफ़र मीलों चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आई ना, हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी आई ना, तो दिन भर इस मुस्कान को पहने रहने का वादा कीजिए। श्रोताओ, इस कमबख्त कोरोना ने हमें बड़ी मुश्किलों में डाला है। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। कोविड संक्रमण के चलते उत्पन्न परिस्थितियों ने उन विद्यार्थियों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है जो अपनी पढ़ाई के उस मुकाम पर थे जहां से उनके भविष्य की दिशा तय होनी थी। परीक्षाओं के न होने की स्थिति में जनरल प्रमोशन एक विकल्प जरूर माना गया, लेकिन ये सब पर लागू नहीं किया जा सकता था। स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के छात्रों की जो स्थिति थी, वही स्थिति 12वीं के बाद नई कक्षाओं में जाने वाले विद्यार्थियों की भी हो रही है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रवेश के अलावा इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों में भी ये असमंजस बना हुआ है। परीक्षाओं की तिथि निर्धारित नहीं हो पा रही, बार बार टल जा रही है। इसकी वजह से कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए हमने बात की 12वीं पास करने वाले एक छात्र उत्सव और उनके पिता हेम पाराशर से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। हेलो उत्सव, कैसे हो? अच्छा हूँ मैं। कितने मार्क्स आए 12th में अब की बार? 92.2। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू आंटी। और आगे क्या करना है? आगे अभी तो मैं जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अभी तक एग्जाम की कोई डेट्स नहीं आई? हाँ, अभी नहीं आई, वो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन होते जा रहे हैं। हम्म। और ये इसका पोस्टपोन होते जाना कैसा लग रहा है? बुरा ही लगता है, मतलब प्रिपरेशन उसका पेपर की काफी दिनों से इंतजार था, अब वो पोस्टपोन होता जा रहा है, बाद में तो फिर ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो आपकी तैयारियां हैं, इसमें आपके कोचिंग की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से किस तरह से सहायता मिल रही है? कोचिंग वाले जो टीचर्स हैं, अब वो ऑफलाइन क्लासेस तो बंद हो गई है, तो वो ऑनलाइन मदद कर रहे हैं काफी। मतलब जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे सोशल मीडिया, उस पर मतलब मदद कर रहे हैं। जैसे टेलीग्राम पे ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, लाइव मीटिंग देते हैं क्लासेस की, इस तरह से उनसे हेल्प मिल रही है। हम्म। पेरेंट्स सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं और केयर करते हैं। हम्म। अच्छा, बाकी जो सारे फ्रेंड्स जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो परेशान नहीं होते कि भाई कितना टलेगा अभी और एग्जाम? वो भी परेशान होते हैं, पर टीचर्स उनको मोटिवेट करते हैं, तो हम्म। कोई दिक्कत इतनी नहीं आती। ऑलरेडी 4 महीने एग्जाम्स लेट हो चुके हैं, तो बीच में कभी ऐसा झल्लाहट नहीं हुई कि यार कितना परेशान होंगे हम, छोड़ देते हैं, कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, ऐसा कभी फील नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो बीच बीच में मोटिवेशन काफी देते रहते हैं, तो हम्म। उससे परेशानी नहीं आती, और बीच बीच में रिलैक्सेशन टाइम भी देते हैं। उत्सव, सारे बच्चे आपके जैसे नहीं होते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो सच में लेथार्जिक हो गए, छोड़ दिया होगा उन्होंने, ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं? हाँ, कुछ है एक दो उनको। हम्म, छोड़ दिया उन्होंने, मतलब प्रिपरेशन करना।
आपको क्या लगता है कि यदि आप पढ़ना छोड़ देंगे, जो आपकी स्टडीज हैं डिसकंटिन्यू कर देंगे, 1 महीने बाद पढ़ेंगे, तो क्या वापस वैसे ही कंसंट्रेट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो काफी अनटच्ड हो जाता है और जेई का सिलेबस तो काफी वास्ट है, तो अगर अपन 1-2 महीने का ब्रेक ले लेंगे तो काफी अनटच में हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता फिर। और यदि एग्जाम्स और आगे टलते हैं तो कैसे आप अपने आप को मैनेज करेंगे? हम तो बस टीचर्स के भरोसे हैं, वही हमें मोटिवेशन देते हैं। मतलब कुछ तो होगा ही, कोई ना कोई फैसला तो सरकार द्वारा लिया ही जाएगा, है ना? हाँ, चलिए हम शुभकामनाएं देते हैं उत्सव आपको कि आप जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं उनमें सफल हों और अपनी पसंद का आपको कॉलेज मिले, अपनी पसंद के आपको विषय मिले। अपने मम्मी या पापा से किसी से बात कराइए। हाँ, पाराशर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। बच्चा जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है और बार बार परीक्षाओं की जो तिथि है वो कोविड-19 की वजह से आगे खिसकती जा रही है। सितंबर का पहला हफ्ता अभी नियत हुआ है, लेकिन वो भी परीक्षाएं उस समय होंगी कि नहीं ये भी अभी पक्का नहीं है। तो ऐसे में बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं क्या? चिड़चिड़ाहट तो एक स्वाभाविक है प्रक्रिया, जो एक समय नियत समय पर जो फिक्स था कार्यक्रम, वो दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है। उसमें भी अभी पहले जुलाई फिक्स हुआ, अभी फिर सितंबर की डेट्स आ गई हैं। अब आगे भी अभी संभावना है, क्या है पता नहीं, कह सकते अभी। हम्म। तो बच्चों की चिड़चिड़ाहट को पेरेंट्स कैसे मैनेज करते हैं? बच्चों को चिड़चिड़ाहट का तो यही है, जैसे बीच बीच में से टीचर्स 1-2 दिन का उनको ब्रेक दे देते हैं कि आप अपना कुछ मूवी देखिए ऑनलाइन ही, मतलब सर्च करके, या कुछ गेम खेल लीजिए घर में। अभी जैसे जो पुराने गेम्स हैं वो ऐसे कभी कैरम खेलने के लिए बैठ जाते हैं या हम्म। लूडो खेल जाते हैं, लेकिन वो उसमें भी उनको समय इतना नहीं दे पाते बच्चे, क्योंकि उनको अपनी प्रिपरेशन में टाइम ज्यादा देना है। हल्का फुल्का से उनको 15-20 मिनट आधा घंटे का ब्रेक दे पाते हैं केवल। हम्म। कभी ऐसा नहीं होता कि एग्जाम की डेट आज टली तो बच्चे थोड़े से निराश हो गए, अब 2-4 दिन नहीं पढ़ते, फिर टेंशन होती है उनको, ऐसा हुआ है? ये उम्मीद तो सभी बच्चों को थी कि इस समय तो हमको कॉलेज के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये डेट जो बढ़ती जाती है तो निराशा तो एक इस तरह की आती है। हम्म। लेकिन उनको यही है कि चलिए, अब जो समस्या आई है वो किसी के बस में नहीं है, हम्म। से पॉजिटिवली निकलना है और अपने को आगे की तैयारी करना जारी रखना है। आप बहुत समझदार पेरेंट की तरह बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के नहीं हैं। ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे कि जिन घरों में ऐसे बच्चे हैं वो क्या करें वो पेरेंट्स? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वो पेरेंट अपने बच्चों के ऊपर बराबर थोड़ा सा वॉच रखें, और अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखती है तो उनके साथ बैठ के बात करें और उनको अपने साथ में एंगेज रखें। कुछ हालांकि अभी बाहर तो जा नहीं सकते कहीं घुमाने फिराने, लेकिन जो भी एक्टिविटीज हैं वो एक सीमित दायरे में या घर के अंदर ही, या अपनी जहाँ भी कॉलोनी रहती है उसमें आसपास ही घूमना फिरना उठना बैठना कर सकते हैं। घरेलू जो एक्टिविटीज हैं, गेम्स वगैरह खेल के उनको एक समय उनका उस तरह से गुजार सकते हैं, जिससे हम्म। कहीं उनका भटकने में ध्यान न लगे। हम्म। पेरेंट्स का रोल इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है और यदि सब मिल करके कोशिश करेंगे तो बच्चे अपने अच्छे भविष्य की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। हम आपको और आपके बच्चे को शुभकामनाएं देते हैं, अपने रेडियो की तरफ से भी, अपने सुनने वालों की तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप थे उत्सव और उनके पिता हेम पाराशर। श्रोता साथियों, सामान्य परिस्थितियों में इस समय तक ये विद्यार्थी किसी न किसी संस्थान में प्रवेश पाकर अपनी पढ़ाई आरंभ कर चुके होते, लेकिन इस समय अभी तक प्रवेश परीक्षाएं ही आयोजित नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की भी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। बच्चों के साथ अलग तरह से व्यवहार की आवश्यकता महसूस हुई है, जिससे जो परीक्षाएं वो आगे देंगे उनमें अपना 100% प्रदर्शन कर सकें। क्या करना होगा बच्चों को, क्या करना होगा अभिभावकों को और क्या करना होगा शिक्षकों को, ये सब बातें जानने के लिए हमने शहर के एक कोचिंग संस्थान के संचालक श्री महेश कुर्मी से बात की। आइए ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं महेश कुर्मी सर। कुर्मी सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप चूंकि एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं और उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं। ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए बच्चों को लगातार मेहनत करनी पड़ती है और कोरोना ने इस कंटिन्यूटी को ब्रेक किया है। ये जो ब्रेक आया है, ये कितनी बड़ी चुनौती है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी? ऑब्वियसली ये एक्चुअली समस्या क्या है कि अनएक्सपेक्टेड था। हम्म। कोई भी ना बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड थे, हम्म।
ना हम ही मेंटली प्रिपेयर्ड थे इसके लिए, हम्म, टीचर्स भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। किसी ने रिसोर्सेज भी तैयार नहीं कर रखे थे, सभी को तुरंत के तुरंत बनाना है चीजें, हम्म, और बच्चों को भेजना है तो ऑनलाइन क्लासेस भी, टीचर भी इक्विप नहीं थे प्रॉपर, बच्चे भी उनको आदत नहीं थी, शुरू से हार्ड कॉपी की आदत थी, हम्म, एट अ सडन ये हो गया। हम्म, तो ये दिक्कत तो वाकई में थी, चैलेंजिंग बहुत ही रहा ये सबके लिए। हम्म। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी टेक्नोलॉजी के सहारे की, और वो इतना आसान नहीं, खर्चीला भी बहुत है। हाँ और हाँ हाँ। बहुत सारा खर्चा पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की कोचिंग्स में और उनकी पढ़ाई में लगा देते हैं, और ये एक एक्स्ट्रा खर्चा, एक एक्स्ट्रा बर्डन पेरेंट्स के लिए पड़ा। तो इसे कैसे लिया फिर लोगों ने? हाँ वैसे देखिए, अब हमारे यहाँ तो सभी टीचर्स आईआईटीएन ही हैं, तो ऑलरेडी टेक से भी थे, हम्म, और हम लोग ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे पहले से, जो हम क्लासेस में भी यूज करते थे। जी। तो हमने बहुत एक्सटेंसिव उनका यूज करना चालू कर दिया पढ़ाने में। हम्म, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली हमारे लिए तो ये बून रहा, हम्म, पर्सनली हमारे लिए, हम्म, क्योंकि हमारे बच्चों को उतनी दिक्कत गई नहीं, हम सिमुलेशंस दिखाते थे हम्म, क्लास में, काफी ऑलरेडी यूज कर रहे थे प्रोजेक्टर्स वगैरह, इस हम्म, तरह की चीजें पहले से यूज कर रहे थे। हम्म, और जहां तक पेरेंट्स की बात है, तो जैसे हम लोगों ने इस सेशन के लिए क्या किया था कि फी भी रिड्यूस कर दी थी, हम्म, कि अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो अब ऐसा था कि हमारे भी थोड़े खर्चे कम होंगे, हम्म। तो इस वजह से हमने भी थोड़ी फी रिड्यूस की थी अच्छा। पेरेंट्स के लिए। हाँ फीस में ये कमी से पेरेंट्स को थोड़ी सी राहत तो मिली होगी। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा कि 60% तक हो गई थी फी, हम्म, हम्म, मतलब ये अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है तो। हम्म, हम्म, वो हमें लगा कि जस्टिफाइड नहीं है, फिर लोगों की भी अर्निंग सबकी ही रुकी हुई थी, हम्म, और अभी भी रुकी हुई है। हम्म। यहाँ एक बड़ी चीज है कि गणित जैसा विषय जिसमें 1-to-1 यदि आई कांटेक्ट नहीं है बच्चे का टीचर के साथ, तो थोड़ा मुश्किल होता है समझना, गणित और विज्ञान विषय विशेष तौर पर। तो बिल्कुल, इसको पढ़ाने में किसी तरह की चुनौतियां पेश आई? मतलब ऐसा था कि जैसे मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या किया कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, क्लासेस होने के तुरंत बाद ही लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन हमने किया, जैसे जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, हम्म, जिसमें बच्चे कंफर्टेबल थे। हम्म, तो हर क्लास होती है, और क्लास के तुरंत बाद ही डिस्कशन होता है 2 घंटे का, हम्म, कि क्लास से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत आई हो, तो क्लास हमने क्या की, ड्यूरेशन कम कर दिया, हाफ हाफ और के 2 या 3 लेक्चर कर दिए डेली। हम्म, तो क्योंकि ज्यादा लंबा बच्चे बैठ नहीं पाते हैं उस पर, ऑनलाइन हम्म। कब तक देखेगा बच्चा। सही बात है। तो हमने, हाँ, हाफ एन आवर के छोटे छोटे लेक्चर में ट्रिम किया उनको, हम्म, और 2-3 लेक्चर बच्चे ने देखे, फिर हम ऑनलाइन आ गए, हम्म, और लाइव इंटरेक्शन उनको, मतलब वीडियो डिस्कशन के थ्रू। हम्म, तो इस तरीके से हमने किया। और साइंस में ये हुआ कि साइंस में जो हम ऑलरेडी सिमुलेशंस यूज कर रहे थे, इंटरैक्टिव गेम्स थे कुछ, हम्म, जिनका हमने एक्चुअली इंटरनेट का जो पावर है उसका यूज किया हमने, हम्म, कि इंटरैक्टिव सिमुलेशन, इंटरैक्टिव गेम्स बनाए, कुछ वीडियोस बनाए, ऑनलाइन क्विजेस बनाई। हम्म, केमिस्ट्री में भी हमने ऐसे किया कि कुछ क्विजेस बना दी और सभी बच्चों को दे दी, और तुरंत उनको आंसर देने हैं उनके मोबाइल के थ्रू, ऐप के थ्रू। तो हम्म, इस तरीके से किया कि इसको इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश की, कि बच्चे भी इंजॉय करें, हम्म, और लगे भी कि थोड़ा टच में है वो हमारे। लोग जितना शिखर कोचिंग के कुर्मी सर को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि कुर्मी सर जो है वो न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि बच्चों के मोरल को भी हाई रखते हैं, जिससे बच्चा अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में उतरता है। लेकिन इस मुश्किल समय में बच्चों का कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है। इस समय कुर्मी सर क्या कर रहे हैं? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल। तो हम इसमें हमने क्या किया है, जैसे कि जैसे मैं क्लासेस में स्टोरी सुनाया करता था काफी, हम्म, 2-3 हफ्ते में एक आध स्टोरी आ जाती थी। हम्म, जो भी लगता था कि बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो कोई एक स्टोरी जिसमें मोरल वैल्यू होती थी, ऐसे हम्म, समझाने वाला। हम्म, तो अभी भी हम यही कर रहे हैं कि वो यूट्यूब चैनल पे हम एक स्टोरी रिकॉर्ड करते हैं, और स्टोरी बच्चों को दे देते हैं टेस्ट के पहले। हम्म, तो बच्चे देखते हैं, और पहले क्या करते थे कि हम क्लास में ही सुनाते थे, मतलब मेनली क्या, स्टोरी के लिए काफी, मतलब ऐसे दिनों से एक्साइटेड रहते हैं बच्चे, कि अब हम्म। स्टोरी आने वाली, स्टोरी आने वाली है। अच्छा। हाँ, काफी ज्यादा होता है कि, मतलब बच्चे बहुत क्यूरियस रहते हैं। अभी इवन जो बच्चे आईआईटी में पहुंच चुके हैं, हाँ, हाँ। वो भी काफी सारे इसके लिए क्यूरियस होते हैं कि अब नई स्टोरी अपलोड होने वाली है। गुड, गुड। मुझे ऐसा लग हाँ, रहा था कि वो स्टोरी पार्ट स्किप करके सिर्फ थ्योरी पढ़ते होंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या है, हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया है, स्टोरी पार्ट अलग है, हाँ। और ये पार्ट अलग है। तो स्टोरी पार्ट के बीच बीच में वीडियोज आते हैं उनको। गुड, हाँ गुड। ये हाँ। अच्छी चीज है। वो क्या होता है कि बच्चा कब तक पढ़ेगा, कहीं ना कहीं तो उसको हम्म, ऐसा सपोर्ट चाहिए, और थोड़े मोराल बिल्डअप करने होते हैं। अभी खासकर क्या है, हम्म, हमने शुरुआत इससे की थी कि बच्चा घर पे रह रहा है, हम्म, पेरेंट्स के साथ है, हम्म,
इरिटेट होगा, पेरेंट्स भी इरिटेट होंगे। अगर हम घर का माहौल सुधार लें तो हमारा आधा काम तो यही हो गया बिल्कुल। कि अगर बच्चा पॉजिटिव माहौल में रहेगा, पेरेंट्स पॉजिटिव माहौल में रहेंगे, हुँ, तो हम बच्चों को यही एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। जनरली स्टोरी ही बहुत अच्छा तरीका होता है समझाने का। तो हुँ। हम वैसे करके खुद की लाइफ से रिलेटेड या फिर कोई ऐसे महाभारत की कोई स्टोरी ले ली या कोई फॉरेन ऑथर की कोई स्टोरी ले ली, कोई बहुत अच्छी स्टोरी कभी स्कूल में पढ़ी होगी, हुँ। हाँ, कि बच्चे घर पे खुश रहें। तो हुँ, बीच बीच में हमें ये करना पड़ता है, जो हुँ, डिस्कशन होता है उसमें बीच बीच में थोड़ा मोटिवेट करते हैं हम। हुँ, और पर्सनली बच्चे मैसेज करते हैं जिनको अगर डिप्रेशन फील हो रहा है कुछ ऐसा, तो हुँ, हम कॉल कर लेते हैं उनको, हुँ। किसी से बात नहीं कर पा रहे तो हम ही से कर लो। हाँ। ऐसे बच्चे हैं क्या जिनको थोड़ा-सा डिप्रेशन फ़ील हो रहा है? क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों से एक साथ जुड़े हैं, एक ही एज ग्रुप के वो बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं क्या जिनको इस माहौल से डिप्रेशन हो रहा है या जो आईआईटी के एग्ज़ाम्स हैं वो आगे होते जा रहे हैं, इस माहौल से बच्चे डिप्रेशन में हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग हर बच्चा थोड़ा बहुत तो डिप्रेस है, हुँ, हर बच्चा थोड़ा बहुत। हुँ, कुछ इस बात को लेके कि हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। हुँ, कुछ इसके लिए कि हम सोच रहे थे कि हम इन महीनों में बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, हुँ, लेकिन हम ऑफलाइन स्टडी नहीं कर पा रहे हुँ, और ऑनलाइन के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। कुछ हुँ, इसलिए कि शायद रिसोर्सेस उतने अच्छे उनके पास नहीं है। हुँ, तो थोड़ा बहुत तो सभी के साथ है हुँ, और वो होगा भी क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को। हुँ, और कुछ ऐसे कि घर पे हैं और पूरा दिन भर हो सकता है गेम खेलने में निकाल दिया और शाम को फिर डिप्रेस हो गए कि हुँ, हमने दिन भर कुछ नहीं पढ़ा। हुँ। एक आध दिन पढ़े फिर अगले दिन फिर यही हो गया। रूटीन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। हाँ, वो सेल्फ डिसिप्लिन सभी बच्चे रख नहीं पाते हुँ, और वो काफी मुश्किल भी काम है। हुँ, हाँ, लेकिन अभी हम तो कोशिश करते हैं और बहुत सारे बच्चे कर भी पा रहे हैं सक्सेसफुली। लेकिन हुँ। ऐसा है कि जैसे मान लो 200 बच्चे के करीबन थे हमारे, तो उनमें से 160 के करीबन तो ठीक-ठाक पढ़ रहे हैं, अभी भी कंटीन्यूअस टच में है। हुँ, 30-40 तो वो टच ही छोड़ दी। ओहो! मतलब ये तो काफी बड़ा परसेंटेज है कि हम इतनों को संभाल पाए हैं। और जगह तो ऐसा कि 100 बच्चे थे तो मुश्किल से 10 या 12 पढ़ रहे हैं, बाकी सब अपना करने लग गए कुछ ना कुछ। हुँ। ये मुश्किल समय है और बड़ा दिक्कत वाला काम है, शिक्षा व्यवस्था में सततता को, कंटिन्यूटी को बरकरार रखना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें पॉजिटिव चीज़ लेकिन यही है हुँ, कि जो इस माहौल में भी अपने आप को बचा ले जाएगा, वो हुँ। बहुत आगे निकल जाएगा। सर्वाइवर होगा, विनर होगा। वो ही विनर होगा, हाँ। जी, जी। सर्वाइवर जो होगा वही विनर होगा। हुँ। बस जो पढ़ते ही रहे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ रहा है, हुँ, नॉर्मल अपने रूटीन को भी फॉलो करेगा ना, हुँ, तो भी बहुत आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। हुँ, क्योंकि लगातार 3-4 महीने बिना किसी रियल गाइडेंस के, वर्चुअल गाइडेंस है वो तो, हुँ, फिर भी बच्चा अगर पढ़ पा रहा है मतलब वो सब जंग जीत गया। हुँ। जितने भी पेरेंट्स, जितने भी बच्चे हमारे ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, तो वो ये बात गांठ बांध के रख लें कि यदि इस समय आपने सरवाइव कर लिया, तो आप जिंदगी की जंग जीतने वाले हैं। ये कुर्मी सर कह रहे हाँ, बिल्कुल। हैं। फैक्ट भी है। जी। हाँ, कुन्नी सर, आम तौर पर यदि देखा जाता, सामान्य समय होता, तो इस समय बच्चे अपनी एडमिशन की जुगत में लगे होते कि कौन सा कॉलेज लेना कौन सा है। कॉलेज में एग्जैक्टली, हाँ, 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 बिल्कुल। लेकिन अभी तक बच्चे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी नहीं दे पाए हैं। सितंबर हुँ। में शेड्यूल्ड है, लेकिन वो भी कर पाएंगे वो कि नहीं कर पाएंगे, अभी भी बड़ा अनियत सा है। नहीं पता कि काफ़ी बच्चे यही पूछते हैं हाँ। कि ये सितंबर में भी होगा कि नहीं? हम्म। हाँ, तो तो मेरा तो जवाब सीधा यही होता है कि हम्म, एग्ज़ाम कभी भी हो तुम नॉलेज तो ले ही रहे हो ना, हम्म, कीमत तो तुम्हारे नॉलेज की है, हम्म। एक एग्ज़ाम की कोई कीमत नहीं है। अब पेरेंट्स की तरफ से यदि देखें तो पेरेंट्स ने पूरे साल की फीस कोचिंग की दे दी थी। स्कूल की तो हाँ, बात ही अलग है। हाँ, कोचिंग की सारी फीस दे दी थी और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात सोचें तो साल भर की पढ़ाई वो पढ़ा चुके थे मार्च तक। हाँ, हाँ, उसके हाँ, बाद के ये 4 महीने जो एक्स्ट्रा एफर्ट किया है कोचिंग ने, उसके बाद आगे भी हो सकता है 1-2 महीने करना है। हाँ, तो हाँ। ये रिसोर्सेज कहाँ आप मेंटेन कर पा रहे हैं? किस तरह से अपने टीचर्स को सैलरी दे पा रहे हैं? वो कैसे? हाँ, वो तो देखिए रिसोर्सेज़ तो आप देखिए टीचर्स भी हमारी ज़िम्मेदारी है और बच्चे वो हमारे ही हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो एनरोल हुआ है वो बच्चा हमारा है और 2 साल पढ़ते-पढ़ते हुँ, सभी टीचर इतने कनेक्ट हो जाते हैं ना बच्चों से हुँ, कि फिर ये मुद्दा रह ही नहीं जाता कि 2 महीने ज़्यादा हम क्यों पढ़ाएँ, ये क्यों करें, ये इश्यू ही नहीं रह जाता। हुँ, क्योंकि सभी टीचर को लगता है ये हमारे बच्चे हैं। हुँ, तो यहाँ माहौल ही ऐसा है कि बच्चे इतना अटैच हो जाते हैं ना हुँ, कि मतलब पेरेंट्स जैसा फ़ील करते हैं हुँ, और कोचिंग को घर जैसा फ़ील करते हैं। हुँ, तो इस तरह की दिक्कत होती ही नहीं। हुँ, तो ये पता नहीं हमारे किसी टीचर के दिमाग में नहीं आया, ना किसी पेरेंट्स के दिमाग में आया, हुँ, ना बच्चों के दिमाग में आया हुँ, और आना भी नहीं चाहिए था।
क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये जो मुश्किल समय है, इसमें जब बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो, या ये भी हो सकता है कि एग्जाम ना हो, जो 11th 12th का रिजल्ट है उसके हिसाब से बच्चों की एडमिशन ली जाए। जो भी सिचुएशन हो, बच्चे इस समय क्या करें कि अपने आप को उन सिचुएशंस के लिए तैयार करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जिस भी तरीके से अभी तक एग्जाम होता आया है, उस तरीके से एग्जाम हो तो बच्चे थोड़े से उस समय नर्वस हो जाएं, या इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम हो, मार्क्स बेसिस पर इंटरव्यू कॉल किए जाएं, ऑनलाइन एग्जाम्स हो, नई सिचुएशंस आने वाली हैं बच्चों के लिए, पुरानी सिचुएशंस तो रिपीट नहीं ही होंगी। तो नई सिचुएशंस क्या होंगी, इनको एंटिसिपेट करके आप लोग क्या काम कर रहे हैं? फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमें भी नहीं पता कि नई सिचुएशन क्या होगी और एंटिसिपेट करना काफी मुश्किल है। तो हम तो बेसिकली इस पे फोकस कर रहे हैं कि तुम तो अपना नॉलेज बढ़ा लो, जितना सीख सकते हो सीखने पे फोकस करो। पैटर्न कुछ भी हो, मार्क्स तो तुम्हारे तब भी आएंगे। आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करी और हो सकता है ऑब्जेक्टिव हुई नहीं, इंटरव्यू बेस्ड पेपर हो गया या वीडियो बेस्ड पेपर हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और पेपर नहीं भी हुआ, इन केस तुम्हारे पिछले एग्जाम से ही अगर तुम्हें रिजल्ट मिलता है और मान लो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो भी फाइनली जो तुम्हें अचीव करना वो तो तुम्हारे नॉलेज के बेस पे ही होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी तुम्हें बिना नॉलेज के तो पैसा देगी नहीं, या जो भी करोगे। तो बेहतर हो कि हम नॉलेज पे ही फोकस करें, जितना सीख सकते हैं उतना सीख लें। तो मैंने सबसे यही कहा है कि तुम तो अपने डाउट जितने क्लियर कर सकते हो डाउट क्लियर करो, जितना सीख सकते हो सीखो। एग्जाम होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सीखना या ना सीखना ये तो हमारे हाथ में है। यहाँ एक सवाल आता है कि एग्जाम्स होने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस के साथ जो भी उनके ऑनलाइन काउंसलर्स होते हैं, उनके साथ कांटेक्ट आप लोग भी रखते हैं। ऑनलाइन जितनी भी वो लोग जानकारियां देते रहते हैं वो आप देखते रहते हैं और बच्चों तक ट्रांसमिट करते रहते हैं उसको। तो ये भी अभी कर रहे हैं या अभी रुका हुआ है? अभी तो इस तरह की काउंसलिंग हो ही नहीं रही है, क्योंकि कोई भी कॉलेज के एडमिशन अभी चालू नहीं हुए, होने भी नहीं है। तो अभी इस तरह का बस ये हो रहा है कि हम कौन से एग्जाम दें, और एग्जाम जो ऑनलाइन होंगे वही दे सकते हैं। तो अभी लगभग कोई भी यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम अनाउंस भी नहीं कर रही है। सभी वेट कर रहे हैं कि मेंस वाले क्या डिसीजन लेते हैं, आईआईटी वाले क्या करते हैं, फिर उसके बाद ही, क्योंकि कोई भी शायद रिस्क नहीं लेना चाह रहा पहले खुद बुला के। जी, ये तो 12वीं की बात हुई, लेकिन जिन बच्चों ने अभी 10th के एग्जाम दिए हैं उनके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। नए एडमिशन उन्हें लेने हैं, चाहे वो किसी दूसरे स्कूल में हो या शिखर कोचिंग में हो। नए एडमिशन्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली क्या था कि हमारे एडमिशन 2 महीने हो गए लगभग क्लोज हुए। एडमिशन तो हमारे सब नॉर्मल ही हुए थे, मतलब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, हमने ऑनलाइन ही लिया था और ऑनलाइन एग्जाम के बेस पे ही एडमिशन हुए थे। एक्चुअली एक बैच हमारा दिसंबर में बन गया था और सेकंड बैच हमारा अभी बना था अप्रैल में। अप्रैल में टेस्ट हुआ था एक, और मई से इनकी क्लासेस चालू हो गई थी। तो नए एडमिशन तो तब से नहीं हुए, तभी जितने एडमिशन होने थे हो गए थे, और हमने रेगुलर क्लासेस चालू कर दी थी उनकी, वही ऑनलाइन क्लासेस नॉर्मली, और वो चल ही रही हैं और बच्चे कंफर्टेबल है, मैक्सिमम बच्चे उनमें, और एंजॉय भी कर रहे हैं हमारे नए इनोवेटिव तरीके को, जिस तरीके से हम लोग क्लासेस ले रहे हैं उसको। मतलब कोरोना जितना भी दौड़ाए हम हाफने वाले नहीं हैं। हाँ, और रुकने का ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, जी 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 जी। क्योंकि टाइम तो उसी रेट से फ्लो हो ही रहा है। इसके अलावा बच्चों से और उनके पेरेंट्स से कुछ कुर्मी सर कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा पेरेंट्स से कि घर का माहौल थोड़ा कूल बनाए रखें। क्या होगा कि बच्चा इतनी देर अगर वीडियो देख रहा है, वीडियो देखते देखते थोड़ा इरिटेशन सा होता है, मतलब ज्यादा लंबा जब वीडियोस होते हैं, दिन भर कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो बच्चे भी और पेरेंट्स भी कोशिश करें कि दिन में हाफ एन आवर कम से कम आपस में बात करें। एटलीस्ट कम से कम खाने के समय आधे घंटे खाने का लें और उसमें आपस में बात करें, और नॉन एकेडमिक, मतलब ये ना करें कि तुम्हारी क्लासेस क्या हुई, कितना किया, होमवर्क क्या किया। बच्चे को थोड़ा स्ट्रेस से फ्री करें, क्योंकि रियलिटी ये है कि इसमें पेरेंट्स भी कुछ खास कर नहीं सकते हैं। जो करना है बच्चे को, टीचर्स को करना है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही सजेशन दे देते हैं बच्चों को, जिस वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम बात किसकी माने। तो पेरेंट्स को इस पे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हेल्दी रहे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो सके तो एक्सरसाइज करे, माहौल अच्छा दें, और दिन में आधे घंटे कुछ पॉजिटिव बात कर लें, बात कुछ भी हो सकती है वो। बस मेरे हिसाब से तो यही कि माहौल जितना अच्छा रहे उतना अच्छा है, और बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस में है,
तो बच्चे भी उनकी रिस्पेक्ट करते रहें, चिढ़े ना, इरिटेट ना हो, हम्म, ओवरऑल माहौल अच्छा रखें। घर का माहौल बहुत काउंट करेगा इस समय विशेष तौर पर। हाँ, मेन डिप्रेशन के जो मैंने जितने भी देखे हैं केसेस की, बच्चे जो डिप्रेस होते हैं उनमें पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन काफी कम होता है, हम्म, उनमें इधर उधर के फैक्टर्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हम्म, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि बच्चा पढ़ रहा है और नंबर नहीं आ रहे इसलिए डिप्रेस, परेशान है लेकिन डिप्रेस नहीं होता है। डिप्रेशन के फैक्टर कहीं ना कहीं से उनको जब सपोर्ट नहीं मिलता ना, क्या ऐसा होता है बच्चा पूरी कोशिश कर रहा है, फिर भी पेरेंट्स उस पर जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारी तो रैंक इतनी आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए। अब बच्चे को लगता है 100% से तो ज्यादा दे नहीं लेंगे, किसी ना किसी का तो आएगा कम स्कोर। अपने तो बच्चे के कैलिबर को समझ के और फिर उसके साथ वैसा व्यवहार करें। हाँ, क्योंकि ऐसे करने से उसके स्कोर बढ़ने नहीं है, हम्म, उल्टा वो डिप्रेशन में ही जाएगा तो। और अगर पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चा कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो सबसे पहले उसके टीचर्स से बात करें, हम्म, टीचर्स से बात करें कि क्या दिक्कत है, कोशिश करें कि बच्चे को पर्सनली टीचर से बात करवा दें, हम्म, तो काफी अंतर आ जाता है, बच्चा अपनी भड़ास कहीं ना कहीं निकाल लेता है या अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेता है, हम्म, तो वो दिक्कत आगे बढ़ नहीं पाती फिर। चलिए हम सब उन बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी बैठेंगे और उम्मीद करते हैं कि सफलता के जो प्रतिमान आप लोग स्थापित करते रहे हैं वो बने रहें। बिल्कुल, मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कुर्मी सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत प्रेरणादायक बातें हमारी हुई। थैंक्स अ धन्यवाद। लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। आप थे महेश कुर्मी सर। श्रोता साथियों, विद्यार्थी ही नहीं बाकी लोग भी कोरोना की वजह से यदि घर में हैं तो अपने स्किल्स को बढ़ाते रहें, क्योंकि जब भी स्थितियां सामान्य होंगी ना, जीवन संघर्ष पहले से ज़्यादा हो जाएगा। हमें रोज़गार के नए अवसर तलाशने होंगे और इसी वजह से भारत सरकार ने भी वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद किया है। हमने इसी के संबंध में आपको एक कहानी सुनाने का फैसला किया, क्योंकि कहानियों के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ती हैं। अंकिता जैन ने एक कहानी हमसे शेयर की थी, वो ये कि क्यों ना जंगल लगाने को अपना व्यापार बनाया जाए। शुभेंदु शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जो एक प्लांट में इंडस्ट्रियल इंजीनियर रह चुके हैं। उसी प्लांट के एक हिस्से में जब पर्यावरणविद अकीरा मियावकी एक छोटे से जंगल का निर्माण करने के लिए आए, तो शुभेंदु ने भी उस प्रोसेस में वॉलंटियर की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें ये एहसास हुआ कि ये काम कितना ज़रूरी है प्रकृति के लिए। अधिकांश बंगलों में लॉन के लिए जगह छोड़ी जाती है, तो क्यों ना उसी लॉन पर एक छोटा सा निजी जंगल तैयार किया जाए। नौकरी छोड़ने के बाद शुभेंदु ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपने घर के बैकयार्ड में किया और एक साल के भीतर ही छोटा सा सघन जंगल वहाँ तैयार था। इसके बाद शुभेंदु ने 1 वर्ष तक इस पूरी प्रक्रिया पर खोजबीन भी की, कुछ फ्लोचार्ट्स बनाए और 2011 में ए फॉरेस्ट नाम से अपनी कंपनी शुरू की। उनकी ये कंपनी जो है ना, अब तक 10 देशों के 44 शहरों में 138 जंगल लगा चुकी है, जिनमें लगभग 4.5 लाख वृक्ष हैं। इनमें स्थानीय मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, जलवायु और प्रजातियों को ध्यान में रखकर पेड़ लगाए जाते हैं, और ये सारा आइडिया शुभेंदु को उसी प्लांट से आया जहां मियावाकी जो है वो मॉडिफाइड जंगल बनाने के लिए आए थे। तो श्रोता साथियों, रोज़गार के अवसर कहीं भी रुके नहीं हैं। कोई भी क्षेत्र चुन लीजिए, वहाँ थोड़ा सा इनोवेशन कीजिए, अपनी स्किल्स अप्लाई कीजिए, रोज़गार के अवसर तमाम सारे खुले हैं। लेकिन आपको चलते रहना होगा, क्योंकि रुकना मना है। अपने लिए नई संभावनाएं तलाशिए, अपना विकास करते रहिए, यथासंभव घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी दोस्त तुलिका को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।